जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सय पाठशाला पर। दोस्तों, जेपीएससी पीटी निकालना सिर्फ एक पड़ाव था। असली जंग तो मेंस के मैदान में लड़ी जाती है और मेंस का सीधा सा नियम है, जो लिखेगा वही अधिकारी बनेगा। ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी वही बनता है जो उस ज्ञान को 3 घंटे में कॉपी पर उतारना जानता है। तो उठाइए अपनी कलम, क्योंकि आज की क्लास में हम अपने सपनों को हकीकत में लिखने जा रहे हैं। जोहार है दोस्तों, फिर से आप सभी का सरल पाठशाला पर। दोस्तों, हम लोगों ने आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट किए थे हिस्ट्री से। छठा जेपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने आंसर राइटिंग का सेशन हिस्ट्री से स्टार्ट किए थे, पेपर 3 से। फिर ज्योग्राफी में पहुंचे, फिर पॉलिटी, फिर पीए, फिर इकोनॉमिक्स, और हम लोग पहुंचते पहुंचते आ गए हैं जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी में जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का सेशन में। दोस्तों, ये छठा पेपर है और छठा पेपर का पहला जो आंसर राइटिंग का सेशन है वो हम ले चुके हैं। जो नए हैं आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिलेगा आंसर राइटिंग का सेशन। आप लोग पहला क्लास से जो है वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, और हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद पीए, फिर पीए के बाद इकोनॉमिक्स, और फिर आइएगा साइंस में। आप सिर्फ साइंस में ही आइएगा तो फिर क्या होगा कि आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि किस तरह क्लास चल रहा है। कंटिन्यू बेसिस पे मेरा रहता है कि भाई आपके बीच हम लाने का प्रयास करें जब तक आपका जेपीएससी मेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन रेडी करने में ना दोस्तों पूरा दिन बीत जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, एक क्वेश्चन रेडी करने में 7 से 8 घंटा लगता है, और आप तक पहुंचने में 10 से 11 घंटा लग जाता है। वो वीडियो को फिर आपका जो है एडिट करना, फिर उसको जो है अपलोड करना, फिर उसका थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, हैशटैग डालना, बहुत रहता है। तो उस सब करते करते ना 10 से 11 घंटा लग जाता है। तो दोस्तों, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सारे पाठशालों को प्यार दीजिए। ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा एक मुहिम है जो हम आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं। और हार्डवर्क तो है ही, आप लोग जान ही रहे हैं। जो जेपीएससी लिखे हैं एक आध बार, उनको पता है कि एक आंसर राइटिंग को फ्रेमिंग करने में, उसको लिखने में, कंटेंट डालने में, खोजने में कितना समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज का जो है आंसर राइटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि पहला क्लास में हम लोगों ने इसका जो है पूरा पहला क्वेश्चन देख चुके थे। अपसर्व एवं प्रासर्व ध्वनियाँ क्या है? प्रकृति में अपसर्व ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखें। प्रासर्व ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन हो चुका था। हम लोग आज देखेंगे केपलर के गणीय गति सिद्धांत का वर्णन करें। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच भेद बताएं। अब जानते हैं केपलर का गणीय गति नियम, ये केपलर वर्ड कहीं नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कभी कभी ना अंदर घुस के पढ़ लीजिएगा आप लोग। आपको हम सिलेबस में दिखाते हैं कि क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन भी हम यहाँ पे साइड में रखते हैं और आपको सिलेबस में दिखा भी देते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आप लोग ज़्यादा जो है कनेक्ट हो पाएँ और आप लोगों को मेहनत कम करना पड़े। यही क्वेश्चन है और हम सिलेबस में आपको निकाल के दिखाते हैं। आपका सेक्शन ए आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न पत्र छठा और भौतिक विज्ञान में है, और यहाँ पे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखिए यहीं पे दिया है कि आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और यहाँ पे कहीं भी केपलर का गणीय गति नियम को उल्लेख नहीं है। सौर प्रणाली, सूर्य और दूसरे ग्रह सापेक्ष स्थिति, पृथ्वी और चंद्रमा की सौर प्रणाली में गति, ये कहीं आपको यहाँ पे ना लिखा ही नहीं है केपलर का गणीय गति नियम। यानी क्वेश्चन ना अंदर घुस के पूछ दिया है। यदि आप सिर्फ लिखिएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 16 नंबर ही मिलेगा। 16 नंबर तो ये क्वेश्चन में है ना, केपलर के गणीय गति सिद्धांत का वर्णन करें, यानी 16 नंबर यहाँ पे हो जाएगा और 16 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यानी 32 नंबर है। यदि आप इसको लिखिएगा तो आपको सिर्फ 16 नंबर का ही काम करें, 16 नंबर छूट जाएगा। इसलिए ये सब भी ना आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन आईना है, अगला जो एग्जाम होगा उसका, कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है, किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब में ध्यान जरूर दीजिएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। हम बार बार आप देखते होंगे सिलेबस जो है, हम हमेशा बोलते हैं कि सिलेबस अपने पास रखिए, इससे आपको पता चलेगा। जैसे हम आपको उस दिन पिछला क्लास में हम करवाए थे यहाँ से ये कि आपका अपसर्व और प्रासर्व ध्वनि। अब देखिए एक तरह से ना ये आपका जो टॉपिक जो क्लियर हो गया है। अब देखिएगा तो ये आपका टॉपिक ही क्लियर हो गया है। आज आपको हम ये करवा देंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। ये एक जेपीसी में ये हाल है, तो अभी तो हम आपको 7 जेपीसी करवाएंगे, फिर 11 जेपीसी करवाएंगे, फिर बैकलॉग कराएंगे। यानी देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 4 लेसन है यार, यहाँ 8 क्वेश्चन है, 4 लेसन 8 क्वेश्चन, तो आपका तो 80% काम ऐसे ही हो जा रहा है। इसलिए दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइए, शांति से रहिए। हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं।
आज तक का इतिहास में कोई इस तरह का कंटेंट नहीं डाला है यूट्यूब पे। हम भी जब आए थे ना, हम भी जब तैयारी स्टार्ट किया था, हम भी ढूंढ रहे थे, हमको भी कहीं नहीं मिला। हम भी बहुत हार्डवर्क किए हैं और हमको पता है कि भाई बहुत मेहनत लगता है, और इतना जो है ना कोई निस्वार्थ भाव से नहीं डालेगा। यदि वो डालेगा तो कोर्स बेचेगा ना, क्यों डालेगा? क्योंकि इतना कंटेंट उसके पास हो जाएगा तो क्यों, तो कहीं ना कहीं बेच देगा या फिर कहीं उसको यूज कर लेगा। लेकिन हमको पता है कि हर जगह जो है सिर्फ लोभ, लालसा, प्रलोभन, पैसा, धन संपत्ति मायने नहीं रखता। मायने ये भी रखता है कि हम जिस गरीबी से निकले हैं उस गरीबी में भी जो है ना हम दूसरे के लिए क्या कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि जितना हो सके लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और 12 पास बच्चा जो भी है उसको ना मार पेट के बोलो भाई कि एक क्वेश्चन तुम डेली लिखो, क्योंकि 12 पास बच्चा ना फिर कल जाके बेरोजगारी के जो है आपका चक्रव्यूह में फंसेगा और फिर वही रास्ता में खड़ा होगा जहां हम सब खड़े थे। तो उन लोग को ना एक ऐसा हम लोग को रोड मैप तैयार करके देना, झारखंड के बच्चों को एक जंगल है उस जंगल को ना ऐसा पिच तैयार करके देना है ताकि उन लोग को आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसको दिक्कत न हो। हम लोग तो कष्ट कर ही रहे हैं, हम लोग का जो होना था वो हो गया, हम लोग जो हार्डवर्क कर तो कर ही लिए हैं, लेकिन मेरा एक ही अब उद्देश्य है ना कि हम आप लोग के लिए और खास करके जो बच्चे जो आएंगे उन लोग के लिए कितना कर पाएँ। उन लोग भागता है ग्रुप डी में, उन लोग भागता है झारखंड पुलिस में, वो सब ठीक है, लेकिन क्या उस सब जो आपका जो नौकरी है इससे बाहर है? बिल्कुल बाहर नहीं है। यहाँ भी हार्डवर्क है, वहाँ भी हार्डवर्क है, जबकि यहाँ कम हार्डवर्क है। यदि आपको ना पूरा जेपीएससी में आप 200 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आप कर लिए ना तो सोचिए कि जेपीएससी आपका हाथ में है। 200 क्वेश्चन का, सिर्फ 200 क्वेश्चन का जिस दिन आप आंसर राइटिंग कर लीजिएगा ना पूरा जेपीएससी आपका हाथ में आ जाएगा, फिर आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा ये प्रयास है आपके बीच धीरे 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 करके वो सब चीज़ें लाने का। थोड़ा टाइम लगेगा, हम आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि हम कर ही देंगे, लेकिन जितना हो सकता है प्रयास रहेगा हम धीरे धीरे करके ना आपके बीच आने का। यदि गलती से एक आध दिन छूट जाएगा तो आप लोगों को डेमोरलाइज नहीं होना है। थोड़ा सा हम भी इंसान है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है, हम भी जो है थोड़ा सा काम में फंस गए, कभी कुछ दिक्कत हो गया तो हम नहीं कर पाते। मेरा प्रयास रहता है कि एक क्वेश्चन एवरीडे। तो दोस्तों आज हम लोग यही क्वेश्चन जो करने वाले हैं, और ये पूरा जो क्वेश्चन हम कहाँ से कंप्लीट किए हैं तो भाई हम साइंस पूरी जो है ना फिजिक्स वाला बर्नवाल सर का जो किताब है वहाँ से कंप्लीट किए हैं, और एनसीईआरटी, ये दो जो है चीज़ है वहाँ से हम किए हैं। और आपको हम दिखाते हैं आपका जो आंसर राइटिंग कि आपका ये है, ये आपका आंसर राइटिंग है। यही क्वेश्चन है कि केपलर के गरीय गति सिद्धांत का वर्णन करें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच भेद बताएं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 27 था। जो नए हैं बिल्कुल जो है स्टार्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना। पूरा जो है अपलोड किया गया है, आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो धीरे धीरे करके ना आप वहाँ जाइएगा। देखिए पेपर 6 में हम लोग जो स्टार्ट किए थे ये हम डाल दिए हैं। उसके बाद जो है आपका यही है जनरल साइंस एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पेपर 6, ये आपका सेक्शन ए का फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन ले चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, और टोटल कितना नंबर हो जाएगा 28 क्वेश्चन। ये 28 क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, केपलर के गैर गति सिद्धांत का वर्णन करें। तो यहाँ 3 सिद्धांत है केपलर का, ये तीनों सिद्धांत को देखिए डायग्राम के थ्रू फ्लेमिंग कर दिया गया है, और ये तीनों सिद्धांत को जो आसान भाषा में हम जो है लिखने का प्रयास किए हैं ताकि आप लोगों को कम मेहनत लगे और आप लोग समझ भी जाए बढ़िया तरीका से। अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच भेद बताएं, ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी है। देखिए उसको जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसको जो है आराम से देख पा रहे होंगे हम कि मैपिंग के थ्रू भी समझाने का प्रयास किए हैं। मैपिंग बहुत जरूरी है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम वहाँ मैपिंग करवा देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर जो है यहाँ पे बोला गया है क्या अंतर डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस भी लिख दिया गया है, और कुछ ना हम इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल दिए हैं। जो करंट डेटा था उससे निकाल के कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल दिए हैं ताकि आपका आंसर राइटिंग और बढ़िया हो जाए, यूपीएससी जो है लेवल का हो जाए। और अंतिम में है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इस तरह करके पूरा आंसर राइटिंग को फ्रेमिंग किया गया है। अब हमको दिखाते हैं, जब हम इसका नाम अपना नोट्स बना के रखे हैं साइंस का, तो ये जो आंसर राइटिंग आप देख पा रहे होंगे ये पूरी उसी नोट्स का हिस्सा है। देखिए आपका यही है टॉपिक, सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम, सूर्य ग्रहण वाला जो आप देख रहे होंगे, तो ये 3 टॉपिक था। यहीं से जो है आप हम इसको जो बढ़िया से लिखे हैं पूरा अच्छा तरीका से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको जो है यहाँ है ना पृथ्वी की गति, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, यहाँ देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। फिर जो है आपका यहाँ पे चंद्रमा की गति है ना, आप देख पा रहे होंगे। फिर इस तरह करके आपका इस तरह करके ना पूरा इसका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखिए लिखा हुआ है, इसका पूरा जो है नोट्स बनाया हुआ है ना। फिर इसका जो है सूर्य ग्रहण का प्रकार, फिर आपका जो है इसका इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, फिर जो है आपका चंद्र ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण का प्रकार,
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का डिफरेंसेस, मतलब एक तरह से ना कंप्लीट जो है नोट्स हम धीरे धीरे बना रहे हैं। हम जब अगला जब आंसर राइटिंग का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम धीरे धीरे ना आपको यहाँ से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग जो 15 जेपीएससी होगा वहाँ पे आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। सबको फिर से जोहार। केपलर के गरीय गति सिद्धांत का वर्णन करें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच भेद बताएं। अब यही जो क्वेश्चन है इसका हम लोग पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन, कम शब्दों में आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। खगोल विज्ञान के इतिहास में, किसके? खगोल विज्ञान के इतिहास में जोहान्स केपलर, कौन? जोहान्स केपलर के गरीय गति नियम एक क्रांतिकारी मोड़ था। क्या था? खगोल विज्ञान के इतिहास में जोहान्स केपलर के गरीय गति नियम एक क्रांतिकारी मोड़ था। 17वीं था, अच्छा देख लीजिएगा, इसको काट दिए हैं, मोड़ था 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। कब भाई? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रतिपादित ये नियम न केवल ग्रहों की गति की व्याख्या करते हैं, क्या करते हैं? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रतिपादित ये नियम न केवल ग्रहों की गति की व्याख्या करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भू संयोजित यानी कि जियोसेंट्रिक से सूर्य केंद्रित यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल की ओर मजबूती से स्थापित करते हैं। आसान से समझिएगा, खगोल विज्ञान के इतिहास में जोहान्स केपलर के गरीय गति नियम एक क्रांतिकारी मोड़ था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में प्रतिपादित ये नियम न केवल ग्रहों की गति की व्याख्या करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भू संयोजित यानी जियोसेंट्रिक से सूर्य केंद्रित यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल की ओर मजबूती से स्थापित करते हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं इन्हीं कक्षीय गतियों के प्रत्यक्ष दृश्य परिणाम है। देखिए जो यहाँ ना क्वेश्चन का डिमांड है उसी के अनुरूप आपका इंट्रोडक्शन लिखा गया है। केपलर के गरीय गति सिद्धांत का वर्णन करें और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच भेद बताएं। तो इसी को ना यहाँ पे जो है दोनों को मिला के आपका इंट्रोडक्शन को लिखने का प्रयास किया गया है। खगोल विज्ञान के इतिहास में जोहान्स केपलर के गरीय गति नियम एक क्रांतिकारी मोड़ था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रतिपादित ये नियम न केवल ग्रहों की गति की व्याख्या करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भू संयोजित यानी जियोसेंट्रिक से सूर्य केंद्रित यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल की ओर मजबूती से स्थापित करते हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं इन्हीं कक्षीय गतियों के प्रत्यक्ष दृश्य परिणाम है। अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब जो मेन बॉडी है क्वेश्चन का, केपलर का गरीय गति सिद्धांत का वर्णन यहाँ हम लोग करने वाले हैं। देखिए केपलर के गरीय गति सिद्धांत, यहाँ पे क्या किया, हम एक त्रिभुज बना दिए हैं, एक ट्रेंगल बना दिए हैं और 3 भाग इसको डिवाइड करने का 3 सिद्धांत था। तो प्रथम नियम जिसको बोलते हैं कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम और तीसरा नियम बोलते हैं आवर्तकाल का नियम। 3 नियम है, पहला कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम और तीसरा आवर्तकाल का नियम। अभी तीनों का नाम हम लोग जो है कम कम और आसान शब्दों में जो है समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम। क्या पहला नियम आपका? कक्षाओं का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य की चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है सूर्य के चारों ग्रहों को अब चक्कर लगाते हुए दिखा सकते हैं, लेकिन क्या कि उतना टाइम नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है लोग, इसलिए हम उसको यहाँ पे किए ही नहीं है, ताकि वहाँ पे हो सके अब ना कर पाए, इसलिए क्या है कि उसको नहीं किए हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। यानी एक जगह क्या होगा, सूर्य होगा, सूर्य के चारों ओर जो है उसका क्या ग्रह लोग जो है चक्कर लगाएगा। यह नियम अरस्तु के उस पुराने विचारों को खंडित करता है कि ग्रहों की कक्षाएं पूर्णतः वृत्ताकार है। पहले समझ आराम से हम समझाते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा की ओर आपको हम दिखाते हैं। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, इस तरह, जैसे यहाँ पे सूर्य है तो इस तरह दीर्घवृत्ताकार इस तरह होता है, इस तरह कि यहाँ पे जो है यहाँ एक ग्रह, यहाँ एक ग्रह, यहाँ एक ग्रह, और ये फिर चक्कर लगा रहा है, फिर ये चक्कर लगा रहा है, फिर ये चक्कर लगा रहा है। ये गोल नहीं है, मतलब आपका इस तरह नहीं चक्कर लगा रहा है, इस तरह चक्कर लगा रहा है, अंडा की आकृति की तरह चक्कर लगा रहा है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक फोकस पर क्या है, यहाँ पे क्या है, सूर्य, उसके बाद सब ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इस तरह का हर एक ग्रह होता है। यह नियम अरस्तु के उस पुराने विचार को खंडित करता है कि ग्रह की कक्षाएं पूर्णतः वृत्ताकार है। अरस्तु क्या बोला था कि नहीं, सब जो है आपका ग्रह है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी ऐसा क्या है कि वो दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है। कौन बोला है? तो केपलर बोला। केपलर का पहला नियम क्या है? कक्षाओं का नियम।
प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। और यह नियम अरस्तु के उस पुराने विचार को या नियम को खंडित करता है कि ग्रह की कक्षाएं पूर्णतः वृत्ताकार होती है। तो ये पहला था, काम खत्म हो गया। अब इसका जो इंपॉर्टेंस है, महत्व, दो हम यहाँ इंपॉर्टेंस लिख दिए हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रहों की कक्षाएं पूर्ण वृत्ताकार नहीं होती। ये जो पहला नियम क्या बोलता है कि आपका कि ग्रहों की जो कक्षा है पूर्णतः वृत्ताकार नहीं होती है। ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी निरंतर बदलती रहती है। ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी क्या होता है? निरंतर बदलती रहती है। ये बोला गया पहला नियम में, कक्षाओं का नियम है, ये बात बोला गया है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? क्षेत्रफल का नियम। क्या है? क्षेत्रफल का नियम, दूसरा नियम। केपलर के अनुसार ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा, केपलर के अनुसार ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या है? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह जब सूर्य के निकट होता है तब उसकी गति तेज होती है, और जब दूर होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। आराम से समझिएगा, उदाहरण में आपको पूरा समझा देंगे क्या होता नहीं होता है। पहले इसको समझिए। द्वितीय नियम, क्षेत्रफल का नियम। केपलर के अनुसार ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह जब सूर्य के निकट होता है तब उसकी गति तेज होती है, और जब दूर होता है तब गति धीमी हो जाती है। अब उदाहरण, उपसौर और अपसौर, परहेलियन और अपहेलियन। अब प्रीलिम्स में पढ़ चुके होंगे, लूसेंट में बहुत बढ़िया तरीका से दिया हुआ है। पृथ्वी की जानकारी में सूर्य के निकट यानी उपसौर, जिसको बोलते हैं पेरिहेलियन, होता है, उसकी गति तेज होती है। यानी पृथ्वी 3 जनवरी 4 जुलाई, याद रखिएगा 3 जनवरी और 4 जुलाई, 3 जनवरी को होता है उपसौर की घटना और 4 जुलाई को होता है अपसौर की घटना। पृथ्वी जनवरी में सूर्य के निकट यानी उपसौर, जिसको बोलते हैं परिहेलियन, 3 जनवरी को होता है, उसकी गति तेज होती है। यानी 3 जनवरी को क्या होता है कि सूर्य की गति तेज होती है। जुलाई यानी 4 जुलाई में सूर्य से दूर ग्रह जो होते दूर होते हैं, पृथ्वी दूर होती है। अपसौर यानी परहेलियन होने के पर गति अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ समझिए, यहाँ दो चीज का एग्जाम्पल लिए, उपसौर और अपसौर। ये उपसौर होता है 3 जनवरी को और अपसौर होता है 4 जुलाई को। 3 जनवरी को क्या होता है कि सूर्य के निकट होता है पृथ्वी, ये तेज घूमता है। 4 जुलाई को क्या होता है कि सूर्य से दूर होता है पृथ्वी, यानी क्या करता है, थोड़ा सा धीरे घूमता है। तो ये आपका दो एग्जाम्पल से क्या हो गया कि क्षेत्रफल का नियम से आपका एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, काम खत्म हो गया है। अब देखिए तीसरा नियम, आवर्तकाल का नियम। क्या है तीसरा नियम? आवर्तकाल का नियम। थर्ड नियम क्या है? आवर्तकाल का नियम। दूसरा नियम क्या था? क्षेत्रफल का नियम। और पहला नियम क्या था? कक्षाओं का नियम। तीसरा नियम क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, इस सिद्धांत के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी स्क्वायर, उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन यानी आर क्यू के घन के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया आपका, इस सिद्धांत के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी स्क्वायर उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन के आर क्यू के घन के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर बाय आर क्यू। जहाँ पे आर क्या है, जहाँ पे टी क्या है, ग्रह का परिक्रमण काल, और आर क्या है, सूर्य से औसत दूरी। यानी यहीं पे आपका सब काम कर दिया गया कि तीसरा नियम क्या है? आवर्तकाल का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर उसकी सूर्य से औसत दूरी यानी घन के आर क्यू के घन के समानुपाती होता है, टी स्क्वायर बाय आर क्यू, जहाँ टी क्या है, आवर्तकाल में सॉरी परिक्रमण काल है, और आपका आर क्या है, सूर्य से औसत दूरी। अब आप जब इसको चैट जीपीटी या एआई यूज कीजिएगा ना, तो आपको इसी नियम में ना इतना सारा चीज दे दिया जाएगा जो आप लिख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है मैथमेटिकल डाटा मिल जाएगा, वहाँ पे वो नहीं करना। आपको सरल और आसान भाषा में ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर समझ पाए। आप समझ लिए हैं, हो सकता है किसी का मैथ ऑनर्स होगा, किसी का फिजिक्स से ऑनर्स होगा, उसको बढ़िया समझ में आ गया और यहाँ पूरा काम कर दिया है वो, तो वैसा नहीं करना है भाई। ऐसा काम करना है कि आपका चयनित आसान 500 से 600 वर्ड में 32 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अनुरूप फ्रेमिंग के अनुरूप और एक आपका डायग्राम बना के लिख देना है, ताकि जो है बहुत कम भी नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, काम करना है इस सब सेक्शन में। अब ये सब काम कर लिए तो क्या हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। यानी आप देख पा रहे होंगे कि पहला में क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। फिर जो मेन बॉडी था केपलर का गरीय गति नियम, इसको हम कंप्लीट करवा दिए आप लोग को भी। अब पढ़ेंगे हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच भेद बताएं, सूर्य ग्रहण के और चंद्र ग्रहण के बीच भेद बताएं। तो पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच हम भेद बताएंगे, तो पहले हम समझेंगे तब ना कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और आपका चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के यहाँ मैप बना दिए हम, और आपका चंद्र ग्रहण का भी हम क्या क्या है, मैप बना दिए, और उसके बाद क्या क्या है, डिफरेंस हम लिख दिए। तो इस तरह से क्या हो गया कि मेरा जो वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएगा,
मेरा जो कॉपी भी फुलफिल हो जाएगा और आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, दो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं ग्रहण किसको बोलते हैं, ग्रहण क्या होता है, ग्रहण का क्या रोल है, ग्रहण का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज ना आपको जो है वो बात की बात है, वो उतना लिखिएगा फिर दिक्कत है। देखिए यहाँ सब लिख के रखे हैं, यदि आप आइएगा हम नोट्स में आपको दिखाते हैं, जब हम अपना नोट्स हम बना रहे थे तो सब नोट्स में हम लिख के रखे हैं। देखिए यही ना आपका, यही आपका जो है चैप्टर है सौर प्रणाली वाला। अभी सौर प्रणाली हमें पूरा लिख के रखे हैं कि क्या है, ग्रह कहाँ है, सौर प्रणाली, सब चीज़ जो है पूरा हम काम करके रखे हैं कि सब चीज़। तो यहाँ पे ये सब यहाँ के लिए है, आप जब कीजिएगा उसके लिए, यहाँ पे उसके लिए नहीं है कि हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ आंसर राइटिंग का खेला हो रहा है तो समझना होगा आंसर राइटिंग क्या है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि बहुत कम है, ये है, अरे ऐसा नहीं है भाई, हम भी कम से कम 1000 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके बैठे हैं भाई मेरे। आप लोग मेरे पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। हम बहुत लोगों को कॉपी भी चेक किया, बहुत लोगों को हम आंसर राइटिंग देखे हैं, बहुत लोगों को हम वीडियो सी और डीसी बनते हुए देखे हैं, और उन लोग का हम आंसर राइटिंग भी देखे हैं, नोट्स भी देखे हैं। आपको जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना वो बहुत है, इसलिए आप लोग अगबकाइए नहीं, शांति से कीजिए और विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। चलिए तो सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, यहाँ पे क्या है समझते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा क्या है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, हमेशा याद रखिएगा सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता है, तब सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब देखिए यहाँ लिखने का ना बहुत कुछ लिखा सकता है, आपको ही पता होगा, इसका कंटेंट हमेशा मिल जाएगा। अब यहाँ खोजिएगा बुक में, यहाँ वहाँ हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ क्वेश्चन बोला क्या है कि आपका डिफरेंसेस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में डिफरेंसेस क्या है, हमको डिफरेंसेस फोकस करना है। तो सूर्य ग्रहण क्या है, सोलर इक्लिप्स क्या है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। देखिए क्या है सूर्य ग्रहण, यहाँ हम बना दिए, एक सन बना दिए, सूर्य बना दिए। फिर क्या है, यहाँ पे मून है यानी चंद्रमा है, और यहाँ पृथ्वी, यही बोला गया है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये हो गया आपका चंद्रमा हो गया, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया सूर्य, इसके बीच में आ गया ना मून, यानी इसका लाइट यहाँ पड़ेगा, इसका लाइट यहाँ आएगा ही नहीं आएगा। तो क्या होगा कि यहाँ जब लाइट नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चंद्र ग्रहण क्या है, लूनर इक्लिप्स क्या है, ये लूनर इक्लिप्स क्या है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जब मून यहाँ पे चला जाएगा, चंद्रमा यहाँ पे चला जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया क्या होता है, चंद्रमा पर पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण होता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए इसका भी मैप बना दिए हैं, यहाँ पे क्या है, सन अपनी जगह अवस्थित रहता है, यहाँ आ गया पृथ्वी, यहाँ आ गया मून, अब इसका लाइट यहाँ पड़ेगा, इसका लाइट यहाँ जाएगा ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको थोड़ा सा जो है, अब इतना, अब यही डायग्राम बना दीजिएगा ना, तो ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर राइटिंग में आपका ज़्यादा नंबर मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहानी की तरह लिखते हैं और इसको नहीं बनाते हैं, नहीं बनाने सीखना होगा। अरे कहाँ तीन को तो गोला गोला घेरना है भाई, कहाँ कुछ मेहनत है, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, सूरज है, फिर उससे बड़ा कौन है तो आपका पृथ्वी है, उससे छोटा कौन है तो मून है, चंद्रमा है। तो इस तरह करके बना दीजिएगा, 2 मिनट तो लगता है बनाने में। हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कलरफुल कर दिए हैं, एट्रैक्टिव लगने के लिए, इसमें टाइम लग रहा है। आपको तो कलरफुल भी नहीं बनाना, वहाँ पे सिर्फ क्या करना, लिख देना है ताकि आपको यह समझा पाएँ। तो इस तरह करके काम खत्म हो गया। तो हो गया सूर्य ग्रहण क्या है आपको बता दिए, फिर आपका चंद्र ग्रहण क्या है ये भी बता दिए। दोनों का जो क्या किया है, ये थोड़ा सा ना ये हो गया था, जब पेंट कर रहे थे इसको थोड़ा सा निकल गया था, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप लोगों को पेंट भी नहीं करना है। तो यहाँ काम, आपका काम खत्म हो गया। अब देखिए डिफरेंसेस, यही आपका मेन बॉडी है जो है क्वेश्चन का, कि दोनों में अंतर क्या है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। लेकिन उससे पहले हम इतना लिख दिए ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे कि पूरा पूरी जो है, जो स्टूडेंट है, जो आपका जो है लिखा है, उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। आंसर राइटिंग में यही होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि हम कितना हम देंगे वहाँ पे। आपको बहुत पता है, बहुत कुछ लिख रहे हैं, वो बहादुरी नहीं, हम कितना जो है वहाँ बोल भी कि आपको 500 से 600 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये नहीं कि आप 1000 वर्ड में लिख दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो आपको उतना ही वर्ड में आपको यहाँ दिखाना है कि हम जान रहे हैं लिखने के लिए। देखिए डिफरेंसेस, अंतर, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है, जबकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होता है। क्या डिफरेंसेस में क्या है, सूर्य ग्रहण जब होगा तो चंद्रमा बीच में आएगा, जबकि चंद्र ग्रहण में क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा, पृथ्वी बीच में होता है। पहला पॉइंट हो गया। सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है, क्या होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, जबकि चंद्र ग्रहण क्या होगा, पूर्णिमा के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। देखिए सूर्य ग्रहण
पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण एवं वलयाकार सूर्य ग्रहण। 3 तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण, 3 तरह का होता है। आप लिख सकते हैं पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। पूर्ण, आंशिक और वलयाकार 3 तरह के होते हैं। तथा चंद्र ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं। चंद्र ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पूर्ण है, यहाँ भी आंशिक, यहाँ भी पूर्ण है, यहाँ भी आंशिक, यहाँ पे वलयाकार है और यहाँ पे क्या है, उपछाया। बस आपको यही याद करना है कि जो सूर्य ग्रहण है 3 तरह के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। चंद्र ग्रहण में 3 तरह के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया। अब देखिए चौथा नंबर में पॉइंट क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है, जबकि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित है। यानी चंद्र ग्रहण को हम नंगा आंख से देख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो सूर्य ग्रहण उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां क्या है, सूर्य ग्रहण कुछ मिनट के यानी 7 से 8 मिनट के लिए होता है, जबकि चंद्र ग्रहण कुछ घंटों यानी 1 से 4 घंटों तक रह सकता है। 5 पॉइंट है, समझ जाइए कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा बीच में आता है, जबकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी होता है बीच में। सूर्य ग्रहण आवश्यक होगा, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों 3 तरह का होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होगा, पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। चंद्र ग्रहण में क्या होगा, तो पूर्ण, आंशिक और उपछाया, ये 3 तरह के होते हैं। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना हानिकारक है, जबकि चंद्र ग्रहण को हम देख सकते हैं नंगी आंखों से। सूर्य ग्रहण कुछ मिनट का होता है, 7 से 8 मिनट का, जबकि चंद्र ग्रहण कुछ घंटों का होता है, 1 से 4 घंटों का। तो आपका ये ना हो गया फ्रेमिंग आंसर का। अब यहाँ पे हम क्या किए, कुछ फैक्ट डाल दिए हैं जो हमको लगा कि शायद जरूरत हो। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखिएगा तो ठीक ही है, आपके पास टाइम बचा तो लिख दीजिएगा, और नहीं बचेगा तो नहीं लिखिएगा, लेकिन ये फैक्ट डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसरो तथा नासा ग्रहों की गति एवं अंतरिक्ष अनुसंधान में केपलर के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन वही था, केपलर गति सिद्धांत। इसरो तथा नासा ग्रहों की गति एवं अंतरिक्ष अनुसंधान में केपलर के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पहला, भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी ग्रहों एवं उपग्रहों की गति संबंधी सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी ग्रहों एवं उपग्रहों की गति संबंधी सिद्धांतों पर आधारित था। आधुनिक जीपीएस, थर्ड पॉइंट क्या, तीसरा नंबर पॉइंट, आधुनिक जीपीएस प्रणाली तथा उपग्रह संचार भी इन्हीं सिद्धांतों की सहायता से संचालित होता है। क्या, आधुनिक जीपीएस प्रणाली तथा उपग्रह संचार भी इन्हीं सिद्धांतों की सहायता से संचालित होते हैं। देखिए 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट को हम यहाँ लिख दिए हैं। ये लिखने से क्या होता है, ये क्वेश्चन को ना हम करेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किए हैं। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फिजिक्स में जल्दी करंट मिलता नहीं है, लेकिन हम क्या किए, प्रयास किए हैं कि थोड़ा सा करंट मोड में लाया जाए, लगे कि थोड़ा सा नया कुछ लिखा गया है। इसलिए 3 पॉइंट को हम लिखने का प्रयास किए हैं कि इसरो तथा नासा के ग्रहों की गति एवं अंतरिक्ष अनुसंधान में केपलर के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। दूसरा, पहला नंबर में, भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी ग्रहों एवं उपग्रहों की संबंधित सिद्धांतों पर आधारित था। तीसरा नंबर में क्या है, आधुनिक जीपीएस प्रणाली तथा उपग्रह संचार भी इन्हीं सिद्धांतों की सहायता से संचालित होते हैं। ये 3 पॉइंट हम कंप्लीट कर दिए, यानी समझ सकते हैं भी आप कि आपका एक हो गया इंट्रोडक्शन, फिर जो मेन बॉडी है केपलर के ग्रह गति सिद्धांत, ये हो गया। फिर मेन बॉडी था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच विभेद, तो उसको पूरा अच्छा तरीका से डायग्रामिक तरीका से लिख दिया गया है। और अंतिम में हम लोग आएंगे कंक्लूजन। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए थे, आप भी इस तरह लिख सकते हैं। अब आ जाइए निष्कर्ष, कंक्लूजन। देखिए, केपलर का ग्रह गति नियम सिद्धांत ने ब्रह्मांड की संरचना और ग्रहों की गति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। क्या बोला गया, केपलर का ग्रह गति नियम, केपलर का ग्रह गति नियम सिद्धांत ने ब्रह्मांड की संरचना और ग्रहों की गति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इन सिद्धांतों ने आधुनिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया है। आराम समझिएगा, केपलर का ग्रह गति नियम सिद्धांत ने ब्रह्मांड की संरचना और ग्रहों की गति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इन सिद्धांतों ने आधुनिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया है। वहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्वेश्चन का मेन बॉडी समझिएगा, वही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए। क्वेश्चन का मेन बॉडी क्या है, केपलर का ग्रह गति सिद्धांत और सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बीच भेद। तो आपको वैसा ही मेन बॉडी भी तैयार करना है और आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी वही तैयार करना है। केपलर के ग्रह गति नियम सिद्धांत ने ब्रह्मांड की संरचना और ग्रहों की गति के वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इन सिद्धांतों ने आधुनिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया। वहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा की विशेष स्थितियों से उत्पन्न प्राकृतिक घटना है। क्या है कि वहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा की विशेष स्थितियों से उत्पन्न प्राकृतिक घटनाएं हैं जो ब्रह्मांडीय गतियों की अद्भुत
झलक प्रस्तुत करती है। जो क्या करती है? ब्रह्मांड गतियों की अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है। आज विज्ञान एवं तकनीकी के युग में इन सिद्धांतों का महत्व और भी बढ़ गया। आज विज्ञान एवं तकनीकी के युग में इन सिद्धांतों का महत्व और भी बढ़ गया है। तो ये हो गया दोस्तों एक आंसर राइटिंग में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत लगता है, दिन भर लग जाता है। तो थोड़ा सा है आप लोग चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप सबका ही चैनल है, आप सबके लिए मेहनत किया जा रहा है। तो जितना हो सकता है कि लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जेन्युइन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग भी, और हम भी जो है आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन आपको हम लेके आएंगे वो रहेगा साइंस का, जो है आपका सेक्शन बी रहेगा। और सेक्शन बी में जानते होंगे जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हम आपके बीच धीरे धीरे जो है लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक जो है जोहार झारखंड, जय झारखंड।